हेलो वेलकम पेरेंट्स। और आज मैं एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है पेरेंटल प्रेशर, यानी ऐसा प्रेशर जो बच्चे किड्स स्टूडेंट्स महसूस करते हैं ड्यू टू पेरेंट्स। सबसे पहले तो ये बात मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, जो रिसर्च के बेसिस पे है मैं वो बात कर रहा हूँ। और मैं अपने माता पिता का और दोस्तों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। लेकिन कुछ टॉपिक है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि पेरेंटल प्रेशर जो है उसको मैंने चेक किया, रिसर्च किया, तो उससे पता चला कि आधे से ज़्यादा, कहीं कहीं 80% भी है, लेकिन आधे से ज़्यादा 60 से 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो पेरेंट्स का प्रेशर फील करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पेरेंट्स का प्रेशर फील किस तरीके से करते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला जो ये होता है, कुछ पेरेंट्स जो है, एक तो बात ये है कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। लेकिन वो जिस तरीके से ट्रेंड हुए हैं बचपन से अभी तक, जो उनको वातावरण मिला है, जो पेरेंटिंग उनकी हुई है, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं। लेकिन अभी टाइम समय बदल गया है, डिजिटल एज है, इंटरनेट का टाइम है, एआई आ गया है। तो इस समय किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करे, समायोजन करे, उसके ऊपर है। तो कुछ पेरेंट्स ये करते हैं कि ऑथोरिटेरियन उनका बिहेवियर रहता है। डायना एक साइकोलॉजिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग ये बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से निकल के आया है और कुछ फिलॉसफी का भी इसमें कॉन्सेप्ट है। मैं इसको आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ऑथोरिटेरियन टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि मतलब मेरा बच्चा मैं जो कहूँ वही अकॉर्डिंगली वो करे। ठीक है, तो उससे होता क्या है, बच्चे या तो विद्रोही हो जाते हैं, वो आपसे रिबेल करेंगे, नहीं मैं बात ही नहीं मानूंगा, आपका बात कैसे मान लूं। या तो दूसरा उसका इफेक्ट पड़ता है, वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। आपके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे, आपने कहा कि शर्मा जी के बेटे 90% मार्क्स लाया है, आपको उससे ज़्यादा 95% लाना है। सबसे पहला तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस करके हम गलती कर रहे हैं एज ए पेरेंट, और इसमें कुछ ना कुछ विद्यालय, स्कूल्स और टीचर्स की भी फॉल्ट है। तो उस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, पहले समस्या देख लेते हैं। तो बच्चे या तो विद्रोही हो जाते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं, आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे। अभी कंप्लेन भी आया था एक पेरेंट्स का कि मेरा बच्चा मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, और ऐसे बात कर रहा है कि लग रहा है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब बहुत पेनफुल लगता है पेरेंट्स को जब बच्चे विद्रोही हो जाते हैं। आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। या तो उसका एक्सट्रीम दूसरा होता है, बच्चे पूरी तरह टूट जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी में चले जाएंगे। इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है उन पे। तो पहला बात तो ये हमने देखा कि बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है। करना क्या है, वो आप वीडियो देखते रहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए एक लाइक कर दीजिए। और दूसरी चीज होती है, एक थ्योरी होती है, खैर ये अभी के टाइम पे तो मैंने जितने मेरे सर्कल है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हैं, उसमें तो मैंने कम ही देखा है, हालांकि ये होता है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। यानी कि पेरेंट्स का जो अपने गोल्स होते हैं, जो उन्होंने लाइफ में अचीव नहीं किया होता है, उनकी अधूरी इच्छाएं जो होती है, वो अपने किड्स पे आजमाते हैं कि मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं बना तो मेरा बेटा मेरे से अच्छा डॉक्टर बनेगा। उनके इंटेंशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इंटेंशन प्योर ही होता है। लेकिन अपने इनकम्प्लीट इच्छा को बच्चों के ऊपर इस तरीके से लागू कर देना ये सही भी नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसमें एक और पॉइंट ये है कि जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि तुमसे नहीं होगा, यू आर गुड फॉर नथिंग, इस तरीके के जो निगेटिव कमेंट्स होते हैं, उनका बहुत गहरा और निगेटिव प्रभाव पड़ता है बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे। क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपकी बातों को अनकॉन्शियस वे में, और मतलब अनकॉन्शियस वे में वो आपकी बातों को मान लेते हैं, वो मानने लगते हैं कि हाँ मेरे से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं छोटा था तो एक पेंसिल मेरे हाथ में चुभ गया, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो एक पंडित जी आए, तो मतलब बोल दिया कि ये बच्चा बहुत गुस्सैल है, और मुझे गुस्सा वुस्सा आता नहीं था उस टाइम पे, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई। अब उसके बाद मैं स्कूल में जब भी उस तरीके का सिचुएशन आता था खेल कूद के दौरान, तो मुझे एक तरीके का पता नहीं क्या होता था कि मुझे गुस्सा बहुत आने लगा। मैं वहां भी गुस्सा करने लगा, घर पे गुस्सा करने लगा। मैं मामा के यहाँ जाता था तो एक बार बैडमिंटन तोड़ दिया था, तो वो एक तरीके से कंटिन्यू होने लगा क्योंकि मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई थी। ठीक है, अब है कि इस पे कुछ थॉट प्रोवोकिंग थॉट्स है जिस पे हम चर्चा कर लेते हैं
सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहला है महात्मा बुद्ध का मार्ग, मध्यम मार्ग। अब इसके बारे में आप सब जानते हैं और आप जैसे सुना होगा कि जो सितार होता था जिसमें से संगीत निकलता है, उसे ज़्यादा टाइट कर देने पे, कस देने पे वो टूट जाता है और ज़्यादा ढीला छोड़ देने पे वो क्या होता है, उससे आवाज़ ही नहीं आती है। यानी कि हमें मध्यम मार्ग निकालना है, मिडिल पाथ निकालना है कि आखिर करे क्या, किस तरीके से अप्रोच करें अपने स्टूडेंट्स या किड्स को लेके। तो हमें मध्यम मार्ग अपनाना है। मध्यम मार्ग क्या होता है वो आप जानते हैं। मध्यम मार्ग यानी बीच का मार्ग, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा अनुशासन में रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा लापरवाही में। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि बच्चा बाहर निकल रहा है तो कुछ पूछे ही नहीं, कि कम से कम इतना तो ख्याल रहे कि किसके साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। या फिर एक एक्सट्रीम ये होता है कि बच्चा जैसे ही कपड़ा पहन के तैयार हो रहा है, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज़ कुछ भी हो सकते हैं, तो उनसे आप पहले ही सवाल पूछना, कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, किसके साथ रहोगे, तुम तो ऐसा ही करते हो, मतलब नेगेटिव कमेंट्स टाइप का। दोनों एक्सट्रीम से बचना है। आप बीच का मार्ग अपनाइए, मध्यम मार्ग, ना ज़्यादा लापरवाही, ना ज़्यादा कड़ाई। ठीक है, इसी में दूसरे जो विचारक हैं एरिस्टोटल, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है गोल्डन मीन का। गोल्डन मीन में भी यही कॉन्सेप्ट है, ना ज़्यादा लापरवाही, ना ज़्यादा तानाशाही। इस पे मुझे एक कोट अभी याद आया। आप ये कोट मुझे बहुत मेरा फेवरेट है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी है, ना बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है, ना बिल्कुल बहुत एक्सट्रीम पे अनुशासन ये सब करना है। ठीक है, अब एक और मेरे बीएड का कोर्स का कॉन्सेप्ट है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में डिटेल में न जाते हुए हम इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि हमें अपने बच्चों के, स्टूडेंट्स के लाइफ का सीढ़ी बनना है, स्टेप्स बनना है, ना कि दीवार बनना है। अड़चन पैदा नहीं करना है, वो जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उन्हें सपोर्ट सिस्टम देके एक सीढ़ी बन जाना है ताकि वो नेक्स्ट स्टेप पे जा सके। ठीक है, अब बात करेंगे हम सॉल्यूशन पे कि आखिर इसका समाधान क्या है। अब इस बात के लिए मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें और कम से कम एक अपने पेरेंटल दोस्त को या फिर जो आपके आने वाले टाइम में पेरेंट बनने वाले हैं उनको जरूर भेजें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है लाइट हाउस पेरेंटिंग। ये नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइट हाउस पेरेंटिंग। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आप पहले समझिए लाइट हाउस का काम क्या होता है। जो समुद्र के बीच में कहीं पे होता है, टापू वापू पे या फिर बीच के आसपास, उसका काम होता है जो नाव आ रही है, जो छोटे छोटे शिप्स आ रहे हैं, उनको बस दिखाना, रोशनी फैला के ये दिखाना कि उधर जाओगे तो उधर चट्टान है, इधर आपका रास्ता साफ है। वो बस प्रकाश देता है, लाइट देता है, जिससे नाविक को, जो नाव चला रहे होते हैं, उन्हें दिखता है कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। ठीक है, तो लाइट हाउस पेरेंटिंग में ये होता है कि आपको बस लाइट हाउस की तरह काम करना है। अपने बच्चों को दिखाना है कि ये इधर जाओगे तो लड़ जाओगे, चट्टान है तो उधर मत जाओ, इधर जाओगे तो ये दिशा तुम्हारे लिए सही है और आगे आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो जो नाव चला रहा है वो खुद वो बच्चा होना चाहिए, हमें उसकी नाव नहीं चलानी है। ठीक है, जो नाव चलाएगा वो बच्चा ही नाव चलाएगा, उसके जीवन की दिशा दशा वहीं तय करे और हमें एज ए लाइट हाउस उसके गाइड की तरह काम करना है। इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो। जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चे से या फिर स्टूडेंट से, वो रियलिस्टिक हो। ऐसा नहीं कि हर कोई रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम ये सब बन जाएंगे, ये हमें भी पता है। तो एकदम एक्सट्रीम में ना जाते हुए हम उनसे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे। अब बच्चों के बारे में पेरेंट्स से ज़्यादा कौन जानता है, उनके सारे नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स सब कुछ पता होता है पेरेंट्स को, और कुछ कुछ टीचर्स को भी पता होते हैं। तो उनसे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना है कि जो उनका पॉजिटिव स्ट्रेंथ है उस पर वो वर्क करें, आगे बढ़ें, और जो उनके नेगेटिव पॉइंट्स है उनको धीरे धीरे डिस्कशन से उनको गाइड करके उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और एक ये है ओपन एंड क्वेश्चंस। ओपन एंड क्वेश्चंस का मतलब बच्चा एग्जाम देके घर आ रहा है तो उससे ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। खैर मैं भी ये गलती कभी कभी स्टूडेंट से कर देता हूँ, लेकिन इससे बेटर क्वेश्चन क्या है, बेटर क्वेश्चन क्या है कि आप जो स्कूल से आए, आपको क्या आज अच्छा लगा, डू यू फील हैप्पी, क्या आपको आज स्कूल में मज़ा आया, क्या आप स्कूल में अच्छे से पढ़े, आपने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे। ये एक अच्छा अप्रोच है। ठीक है, ये हो गया दूसरा।
और तीसरा पॉइंट है सपोर्ट ओवर कंट्रोल, मतलब हमें सपोर्ट सिस्टम देना है, वही स्कैफ फोल्डिंग का है कि सीढ़ी बनना है, दीवार नहीं बनना है, कंट्रोल नहीं करना है। और इसमें ज़्यादा डांटना नहीं है, मतलब अगर बच्चा मान लीजिए आपका है और वो कम नंबर लेके आ रहा है मैथ्स में, किसी में साइंस में, तो डांटने के बजाय उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, आप उसकी भावना को समझे, गले लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा वो आगे करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, खैर मुझे किसी चीज़ की एक पर्सन की याद आ गई, तो जो ये करते हैं सपोर्ट ओवर कंट्रोल, मेरे रिलेटिव हैं, उनका नाम मैं कुछ देर में बताऊंगा आपको। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो किड्स बच्चे या स्टूडेंट्स होते हैं वो एक प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक लाइफ है। जैसे आप एक छोटे पौधे को देखते हैं, छोटे पौधे को अच्छा ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक छोटे से बचपन में छोटा सा सपोर्ट, एक डंडी और अच्छा पानी और खाद वगैरह चाहिए, तो वही सपोर्ट सिस्टम में प्रोवाइड कराना है। और अगर हम चाहें कि खींच के पेड़ को लंबा कर दे, वो संभव है नहीं है, उससे क्या होगा, वो पेड़ टूट जाएगा। ठीक है, तो एज ए उसको छोटे से प्लांट समझ के हमें उसे आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा। खैर मैं अपने खुद पेरेंट्स को थैंक यू बोलूँगा फिर से, और सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। आप ये व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं और जारी रखते हैं। थैंक यू।